अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग जारी है। मीटिंग में 24 से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर नीतियों में आंशिक संशोधन को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को बोनस देने पर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो वहीं महाविद्यालयों में भी योगा टीचर्स की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो कई प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि ज्यादातर प्रस्ताव ऐसे होंगे जिन पर मोहर संभव है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है। और सारा जानकारी के साथ में देहरादून से सुनील प्रभात लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग अभी जारी है। कैबिनेट में सबसे पहले मंगलौर के जो विधायक थे दिवंगत सरबत करीम अंसारी, उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद चर्चा शुरू हुई है। जो जानकारी मिल रही है कि करीब 2 दर्जन से अधिक मामले आज के कैबिनेट में आ सकते हैं। खासकर जो राज्य कर्मचारी हैं उनको डीए और दीपावली बोनस देने का प्रस्ताव को भी आज मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ महाविद्यालयों में योगा टीचर की जो लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी, जो योगा प्रशिक्षक युवक युवतियां हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि उनको नियुक्तियां प्रदान की जाए, तो उसका रास्ता भी आज खुल सकता है। महाविद्यालय में योगा टीचरों की नियुक्ति के लिए आज कैबिनेट अपनी हरी झंडी दे सकती है। ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में आने वाला है। इसके साथ साथ 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई थी, तो उस समय का कुछ डिस्प्यूट था, जिसके चलते 6 से 7 हजार कर्मचारी ऐसे थे जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाया था। उस पर भी लंबे समय से शासन में विचार हो रहा था। आज बहुत संभव है कि इसका प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में चर्चा के लिए आएगा। इसके साथ ही जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर प्रस्तावित है दिसंबर में, उसको लेकर राज्य सरकार ने जो पॉलिसीज यहाँ पर बनाई थी, करीब 30 के आसपास पॉलिसियों में राज्य सरकार ने संशोधन किया था उद्योगों के अनुरूप। लेकिन इस बीच जो रोड शो राज्य सरकार ने पूरे देश भर में किए, देश से बाहर भी किए, इसमें बहुत सारे उद्योगपतियों ने, औद्योगिक घरानों ने बहुत सारे सुझाव सरकार को दिए हैं। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन तमाम नीतियों में सरकार आंशिक संशोधन कर सकती है और उसका प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आ सकता है। तो करीब अभी 1.5 घंटे कैबिनेट को शुरू हुए हो चुके हैं। लगातार चर्चा चल रही है और जो माना जा रहा है करीब 2 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। जी ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर हरिद्वार के मंगलोर से बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी का आज 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। आज सुबह 8:30 पर सरबत करीम अंसारी नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सरबत करीम लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका नोएडा में इलाज चल रहा था। सरबत करीम अंसारी मंगलौर से 2012 और 2022 में बीएसपी से विधायक चुने गए और वहीं सरबत करीम के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और विधायक के बेटे से फोन पर बात कर ढांढस बंधाया। उत्तराखंड की मंगलौर सीट से बसपा विधायक रहे सरबत करीम अंसारी के इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें, इस समय नोएडा के सेक्टर 62 में फोर्टिस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। फ्राइडे की रात 1 बजे करीब यहाँ बीमारी के चलते वो इलाज के लिए आए थे। निमोनिया की शिकायत थी, बुखार था, लिहाजा 3 दिन के इलाज के बाद आज सुबह 8 बजे सूचना आई कि उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड के भी ये मेंबर थे। साल 2011 और जुलाई में इनके हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हुई थी। टाइफाइड और सांस की बीमारी के चलते वो यहाँ पर भर्ती हुए थे। 3 दिन लंबा इलाज चला और इलाज के बाद उनकी यहाँ पर निधन हो गया है। फिलहाल तमाम जो समर्थक हैं, जिनको सूचना पहुंच रही है, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और जो परिवार के सदस्य हैं वो भी गमगीन हैं, लिहाजा मीडिया से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि एक लंबे इलाज के दौरान उनके यहाँ मौत हो गई है और फिलहाल पेपर वर्क किया जा रहा है। पेपर वर्क के बाद यहाँ से शव को सीधे उत्तराखंड ले जाया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। मंगलोर से बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और रुड़की के मंगलौर में उनके आवास पर सरबत करीम के परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। जी
विधायक जी हमेशा से ज़मीन से जुड़े हुए इंसान रहे हैं। हमेशा से उन्होंने अपनी लोगों के लिए काम किया है और जनता को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। सभी के दुख सुख में साथ खड़े रहने वाले नेता रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक सभी लोगों की समस्याएं सुना करते थे और सभी का निस्तारण किया करते थे। हमें उनके निधन का बहुत तगड़ा झटका लगा है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक मजेदार मामला सामने आया, जहां पर एक बैंक मैनेजर का कारनामा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल हल्द्वानी में मौजूद एक निजी बैंक ने अपने एक ग्राहक को पहले 1.5 करोड़ रुपए लोन दे दिया, लेकिन ग्राहक समय पर लोन चुका नहीं पाया तो मैनेजर कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ में ग्राहक के घर ही पहुंच गया और इस दौरान में मैनेजर ना तो प्रॉपर ड्रेस में था और ना ही होश में। दरअसल उसने शराब पी रखी थी। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने शराब के नशे में ग्राहक के घर में मौजूद महिलाओं से बदसलूकी कर दी, जिस पर आसपास के लोग पहुंच गए, जिससे कि शराब के नशे में धुत बैंक मैनेजर घबरा गया और वही बैंक मैनेजर का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। केरल बम ब्लास्ट के बाद में उत्तराखंड में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी अलर्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद में प्रदेश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। विशेषकर कुमाऊं के बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की मौजूदगी देखी जा रही है और पुलिस के जवान जगह जगह पर नाकों पर चेकिंग कर रहे हैं और पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। इसमें हमारे द्वारा सभी हमारे थानाध्यक्षों को, सभी चौकी इंचार्जों को, सारे पुलिस बल को निर्देशित किया गया है कि लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखें और क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। अगर कहीं किसी संदिग्ध वस्तु की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत बीडीएस टीम वहां पर पहुंचकर उसको देखे। पूरा हमारा नैनीताल का पुलिस फोर्स सजग है, सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। केरल की एर्नाकुलम में हुए बम धमाकों के बाद में देवभूमि उत्तराखंड में भी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को प्रदेश के सभी बड़े शहरों और भीड़भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विशेष तौर पर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को और भी ज्यादा चाक चौबंद करने को कहा गया है। गौरतलब है कि आने वाले कुछ समय के लिए यह अलर्ट जारी रहेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी चुनाव हारी और कांग्रेस के विधायक जीते हैं, वहां पर बीजेपी ने अपने सांसदों की ड्यूटी लगाई है। लोकसभा और राज्यसभा सांसद आने वाले दिनों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि अच्छी बात है कि सांसद आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में ये सांसद कहां थे, सिर्फ चुनाव को देखते हुए अब आने की बात कह रहे हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस अपने भविष्य की चिंता करे, जिनके नेता एसी कमरे में बैठकर काम करते हैं, जबकि बीजेपी में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। सांसदों से पूछना चाहता हूं कि भाई 5 साल का कार्यकाल आपको हो गया है, तब कहाँ नदारत थे आप? तब कौन सा विकास का काम आपने जिन विधानसभाओं में आप हारे कराने का काम किया है? वो तो शून्य है उनकी जो उपलब्धियां हैं। तो किस आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे, किस आधार पर लोगों से कहेंगे कि यहाँ बीजेपी को मजबूत करें? मजबूत तो तब किया जाता है जब आप कुछ करने का काम करें। कांग्रेस अपनी चिंता करे, हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे ये हमको भी पता है, हमारी पार्टी को भी पता है और जनता को भी पता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और गांव के सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। कांग्रेस की तरह एसी रूम में बैठकर विज्ञप्ति जारी नहीं करते। नेवी के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कतर देश की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। ये सभी 8 अधिकारी भारत के हैं और जिनमें से एक अधिकारी सौरभ वशिष्ठ उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कतर देश की एक अदालत ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई है।
इन पूर्व नेवी अफसरों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में ये सभी पूर्व अधिकारी काम करते थे, जो एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी कतर की डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को ट्रेनिंग और बाकी सर्विसेज देने का काम करती है। इन सभी अधिकारियों में से एक अधिकारी देहरादून के सौरभ वशिष्ठ है, जो नेवी में कैप्टन पद से रिटायर्ड होकर कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। सौरभ का घर देहरादून के क्लेम टाउन क्षेत्र में है। इस खबर के बाद सौरभ के माता पिता दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के घर में हैं। बताया जा रहा है कि सभी अधिकारियों के परिजन विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि सौरभ वशिष्ठ के पिता भी विंग कमांडर थे और सौरभ की शिक्षा दीक्षा भी देहरादून से हुई थी। सौरभ की पहली सर्विस नेवी में थी और बतौर कैप्टन पद से रिटायर होने के बाद सौरभ और उनकी टीम ने कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज ज्वाइन की थी। सौरभ वशिष्ठ के साथ साथ दूसरे रिटायर्ड अफसर भी हैं, जिनको सजा मिली है। कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, नाविक राकेश। फिलहाल सौरभ की फैमिली दिल्ली में है और देहरादून में रहने वाले सौरभ के माता पिता भी दिल्ली में ही जमे हैं, जो भारत सरकार से आस लगाए हुए हैं कि उनके बेटे को सरकार वापस ले आएगी। नेवी के पूर्व 8 अधिकारियों के खिलाफ कतर देश ने जासूसी के मामले में सजा सुनाई है, जिसमें से एक सौरभ वशिष्ठ उत्तराखंड के देहरादून के निवासी हैं, जिनका घर क्लेमेंट टाउन में स्थित है। फिलहाल घर में कोई भी उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली यानी कि उनके माता पिता इसी घर में रहते थे, जो कि 2 दिन पहले यहां से दिल्ली जा चुके हैं। भले ही पूरे मामले पर एक बार फिर जो केंद्र सरकार है वो संज्ञान ले रही है, आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। चारों धामों में तीर्थ यात्रियों का तांता लगा हुआ है और 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं और साथ ही हर रोज यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 16,94,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्री विशाल में भी लोग बड़ी संख्या में दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 18 नवंबर को बंद होने वाले हैं और कपाट बंद होने से पहले यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बना हुआ है। चमोली की नीति घाटी के सिगड़ी नाले में झील बनने के बाद में विशेषज्ञों की टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही आईटीबीपी के टीम के मौके पर भेजा गया और साथ ही धौली गंगा की दूसरी तरफ से चट्टान टूटने के बाद में सिगड़ी नाले में एक झील बन गई है और भविष्य में कोई नुकसान ना हो इसलिए झील के रिसाव को खोलने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। 26-27 अक्टूबर को पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सिगड़ी नाले में आ गया था, जिसके बाद में वहां पर एक बड़ी झील विकसित हो गई थी। उड़ाया गया, ड्रोन से देखा गया तो पाया गया कि आंशिक रूप से नाला बाधित है और पानी जमा हुआ है। जिला आपदा अधिकारी से इस संबंध में बात हुई है। जिला आपदा अधिकारी और विशेषज्ञों की राय के पश्चात ही इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। कुमाऊं विश्वविद्यालय में अब विदेशी शिक्षक भी बच्चों की क्लास लेंगे। विश्वविद्यालय ने 8 से ज्यादा ऐसे शिक्षकों का चुनाव किया है जो कि विजिटिंग के तौर पर अपनी सेवाएं विश्वविद्यालय को देंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल बेहतर करने और विश्व में शिक्षा संबंध बनाने के मकसद से इस मुहिम को शुरू किया गया है, जिसका फायदा शिक्षकों और छात्रों दोनों को मिलेगा। कोई टॉक डिलीवर करेंगे तो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा कि जो हमारा टेक्सचुअल करिकुलम है उसके बियॉन्ड हम क्या क्या कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उससे हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में रिलेशंस बढ़ते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।